घने जंगल की उस सुबह में कुछ अलग ही जादू था। पेड़ों की ऊंची शाखाओं से छनकर आती सूरज की हल्की किरणें जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू घुली हुई थी। विनय ने अपना कैमरा संभालते हुए कहा, सुमित, आज लगता है जंगल हमें कोई नई कहानी सुनाने वाला। सुमित मुस्कुराया और बोला, और हम उसे अपने कैमरे में कैद करेंगे। तभी सामने एक अद्भुत नीले पंखों वाली चिड़िया उड़ती हुई आई। उसके पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। वो बार बार आगे उड़ती और पीछे मुड़कर दोनों को देखती, मानो उन्हें अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। विनय धीरे से बोला, ये हमें कहीं ले जाना चाहती है। दोनों उसके पीछे पीछे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गए। चारों तरफ ऊंचे पेड़, रहस्यमयी आवाजें और हल्की धुंध थी। तभी झाड़ियों के पीछे से भारी कदमों की आवाज आए। धड़ाम धड़ाम। सामने एक विशाल हाथी खड़ा था। उसका नाम था गंगा। उसकी आंखों में अपनापन और चेहरे पर शांति थी। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत दोस्तों, जंगल उन्हें ही अपना रास्ता दिखाता है जिनका दिल साफ हैरानी से होता है। बोला, तुम बोल सकते हो। गंगा हंस पड़ा। जंगल में हर चीज बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। फिर गंगा ने उन्हें जंगल की सबसे रहस्यमयी झील के बारे में बताया। एक ऐसी झील जो सिर्फ सच्चे दोस्तों को दिखाई देती थी। तीनों साथ निकल पड़े। रास्ते में बहते झरने मिले, रंग बिरंगी तितलियां मिली और दूर कहीं शेर की दहाड़ भी सुनाई दी। लेकिन गंगा उनके साथ था, इसलिए डर की जगह रोमांच था। रात होते होते वे झील तक पहुंच गए। जैसे ही चांद आसमान में निकला, झील का पानी चांदी की तरह चमकने लगा। उसकी लहरों में सितारों की परछाइयां नाच रही थीं। विनय ने धीमे से कहा, ये तो किसी सपने जैसा है। कुछ नज़ारे कैमरे में नहीं, दिल में कैद होते। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती भी ऐसी ही होती है, जितनी गहरी उतनी खूबसूरत। उस रात तीनों झील किनारे बैठे रहे। हवा कहानियां सुना रही थी, पेड़ संगीत बना रहे थे और जंगल मानो उनकी दोस्ती का जश्न मना रहा था। सुबह जब वे लौटने लगे तो नीले पंखों वाली चिड़िया फिर आसमान में उड़ती दिखाई दी। अब विनय और सुमित समझ चुके थे, जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं, बल्कि उन अनोखी कहानियों का घर है जो हर कदम पर दोस्ती, भरोसा और जादू सिखाती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी कहानियां बनाने की ताकत देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का हिस्सा बन सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिल को छूने वाली, मजेदार और सीख देने वाली कहानियां आपको रोज मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली एक नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लालची सेठ और होशियार किसान का बेटा नैरेटर, धीमी और प्रभावशाली। महाराष्ट्र के रे भरे के बीच एक खूबसूरत गांव था सूरजपुर। गांव के लोग बहुत मेहनती किसान थे। वे दिन रात खेतों में मेहनत करते और अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन उसी गांव में एक बहुत चालाक और लालची आदमी भी रहता था। उसका नाम था सेठ हनुराज। सेठ हनुराज गरीब किसानों को मीठी बातों में साथ अपनी जमीन पर खेती करवाता और बाद में चालाकी से उनकी मेहनत की सारी सलखुद ले जाता था। एक दिन सेठ अपने नौकर गोपाल के साथ, देखो गोपाल, इन किसानों को देखो, दिन रात मेहनत करते हैं, आखिर में फायदा किसका होता है? आपका सेठ जी, पूरे सूरजपुर में आपकी इज्जत चलती है। बिल्कुल, जमीन मेरी, नियम मेरे, फसल मेरी। इतने में वहाँ एक गरीब किसान आया। उसका नाम था सुमित। वह बहुत परेशान लग रहा था। प्रणाम सेठ जी, मैंने सुना है कि आप जमीन ठेके पर देते हैं। अगर आप थोड़ी जमीन दे दे तो मैं उसके अंदर खेती करूँगा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और चालाकी से मुस्कुराया। जमीन तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी शर्त है सेठ जी, वो मुझे मंजूर है। 6 महीने बाद जो भी फसल होगी उसमें आधा हिस्सा मेरा, आधा तुम्हारा। बेचारा सुमित मजबूर था। उसने तुरंत हाँ कर दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो सेठ जी ने मुझे थोड़ी जमीन दे दी। अभी मैं इसके अंदर खूब मेहनत करके मेरी फसल
उगा उगा और दिन रात एक कर दूंगा। अगले ही दिन से सुमित खेत में काम करने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत पहुंच जाता और रात होने तक मेहनत करता। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद खेतों में गेहूं की सुनहरी फसल लहलहाने लगी। एक दिन सुमित खुशी खुशी बोला, भगवान, इस साल मेरे खेत में फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है अभी मेरे घर में भी खुशियाँ आएगी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। फसल की खबर सुनते ही सेठ धनराज खेत पर पहुंच गया। सेठ धनराज, अरे सुमित, इस बार फसल अच्छी हुई है, चलो जल्दी से मेरा हिस्सा निकालो। जी सेठ जी, जैसे आपने कहा था, आधा मेरा आधा आपका। लेकिन सेठ ने चालाकी से लगभग सारी फसल अपने लोगों से उठवा ली और सुमित के लिए बस 2-3 बोरी छोड़ दी। सेठ जी, ये तो बहुत कम है। ज्यादा सवाल मत करो, जमीन मेरी है, हक भी मेरा है। सेठ वहां से चला गया और सुमित उदास होकर जमीन पर बैठ गया। सुमित, हे भगवान, इतनी मेहनत करने के पर भी मेरे हिस्से में सिर्फ इतना ही आया। विनय की एंट्री कुछ महीनों बाद सुमित का बेटा विनय शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा। जब उसने अपने पिता की हालत देखी तो उसे नमस्ते पिताजी। पिताजी, ये क्या है? आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, इस गांव में गरीब किसान की किस्मत ऐसी ही है। मेहनत हम करते हैं पर फायदा सेठ जी लेके चले जाते। ये सुनकर विनय की आंखों में गुस्सा आ गया। विनय, पिताजी, इस बार से ये अन्याय नहीं होगा, अब खेती मैं करूँगा। पहली चाल। अगले दिन विनय सेठ धनराज के घर पहुंचा। प्रणाम सेठ जी, इस बार आपकी जमीन मैं ठेके पे लेना चाहता हूँ। सेठ ने मन ही मन सोचा, ये लड़का तो नया है, इसे बेवकूफ बनाना आसान होगा। ठीक है, इस बार शर्त अलग होगी। फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। मुझे मंजूर है सेठ जी। लेकिन विनय बहुत समझदार था। उसने गाजर की खेती कर दी। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो सेठ खेत पर आया। जैसा आपने कहा था, ऊपर का आपका और नीचे का मेरा। ऊपर सिर्फ पत्ते थे और नीचे सारी गाजरें। सेठ के हिस्से में पत्ते आए और सारी गाजरें विनय ले गया। गोपाल, ये तो हमें बेवकूफ बना गया। सेठ गुस्से से लाल हो गया। देखो पिताजी, मैंने सेठ को कैसे बुद्धू बनाया। गाजर मैंने ले लिए और पत्ते उसे दे दिए। अच्छा किया, पर आगे से ध्यान रखना, सेठ बहुत चालाक है। आप चिंता मत करो, आगे का मैंने सोच के रखा है। नमस्ते सेठ जी, मुझे एक और बार आपकी जमीन ठेके पे चाहिए। दूसरी चाल। कुछ दिनों बाद बोला धनराज, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। ठीक है सेठ जी। इस बार क्या करोगे, कैसे करोगे? जैसे कि सेठ ने कहा है, ऊपर का हमारा और नीचे का सेठ का, तो इस हिसाब से हमें गेहूं की फसल करनी चाहिए। इस बार विनय ने गेहूं की खेती कर दी। देखिए, हमारी मेहनत रंग लाई। हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। फसल तो बहुत अच्छी हुई है, पर सेठ धनराज को तुम क्या कहोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम संभाल के रहना। मुझे पता चल गया है कि सेठ धनराज को उसकी गलती का एहसास कैसे करवाना है और गांव वालों को कैसे न्याय दिलवाना है। कटाई के समय ऊपर गेहूं के दाने थे और नीचे सिर्फ जड़ें। फिर से सेठ हार गया। गोपाल, यहाँ मैं दूसरी बार बेवकूफ बना के चला गया, अब की बार मैं नहीं छोड़ूंगा। तीसरी चाल। अब सेठ बहुत गुस्से में था। सेठ धनराज, अब ऊपर का नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का तुम्हारा। क्या तुम्हें मंजूर है? बिल्कुल सेठ धनराज जी, मुझे मंजूर है। अब मुझे पता चल गया है कि सेठ धनराज को उसकी गलती की सजा कैसे करवानी है और इस बार मैं केले उगाऊंगा। इस बार विनय ने केले की खेती कर दी। ऊपर पत्ते, नीचे जड़ और बीच में केले। विनय बेटा,
ये पेड़ों को मेरे को देख के लग रहा है कि ऊपर का मेरा और नीचे का भी मेरा है और बीच का तुम्हारा। जैसे मैं पहले गांव वालों को धोखा देता था, ऐसे ही एक धोखा मेरे को भी मिला है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं सेठ जी, आपको अब आपकी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। आपका हिस्सा मैं आपको जरूर दूंगा। अब सेठ को अपनी गलती समझ आ गई। विनय बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने हमेशा किसानों के साथ अन्याय किया है। किसान दिन रात मेहनत करता है, उनकी मेहनत का फल ही छीन लिया जाए तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। सेठ ने सिर झुका लिया। आज से मैं किसी किसान के साथ धोखा नहीं करूंगा। उसने गांव के सभी किसानों की जमीन और पैसे वापस कर दिए। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में खुशहाली लौट आई और लोगों को समझ आ गया कि मेहनत के साथ अगर बुद्धि भी हो तो सबसे बड़ा लालची भी हार जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी कहानियां बनाने की ताकत देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का हिस्सा बन सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, मजेदार और सीख देने वाली कहानियां आपको रोज मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली एक नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।